नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। सरगुजा जिले के परसोड़ी कला क्षेत्र में एसईसीएल की अमेरा कोयला खदान विस्तार परियोजना के विरोध को लेकर आदिवासी ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान कथित रूप से पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर बर्बर दमन किए जाने की जानकारी सामने आई है। घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन यानी सीबीए ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे संविधान की 5वीं अनुसूची, पेशा अधिनियम 1996 और वनाधिकार मान्यता अधिनियम 2006 का उल्लंघन बताया है। सीबीए के अनुसार परसोड़ी कला के आदिवासी ग्रामीण बिना ग्राम सभा की वैध सहमति के किए जा रहे भूमि अधिग्रहण और खदान विस्तार का लगातार विरोध कर रहे थे। पेशा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण या खनन कार्य से पहले ग्राम सभा की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद एसईसीएल ने कथित रूप से एक तरफा भूमि अधिग्रहण किया और भारी पुलिस बल तैनात कर खनन कार्य शुरू करने का प्रयास किया। संगठन ने आरोप लगाया है कि जबरन भूमि अधिग्रहण और पुलिस बल की तैनाती से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फैल गया, जिसके चलते टकराव और हिंसक झड़प की स्थिति पैदा हुई। सीबीए ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हसदेव अरण्य और रायगढ़ क्षेत्र में भी फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों के आधार पर पुलिस बल की मौजूदगी में पेड़ों की कटाई और खनन गतिविधियां करवाई जा चुकी हैं। परसा कोल ब्लॉक क्षेत्र में पिछले वर्ष भी हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर आदिवासियों पर दमनात्मक कार्रवाई की गई थी। आंदोलन ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी कर कॉरपोरेट हित की रक्षा में लगी हुई है। संगठन ने कहा है कि एक तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पेशा कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने और उसके पालन की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन इसका लगातार उल्लंघन कर रहा है। संगठन ने राज्य सरकार से मांग की है कि अमेरा खदान विस्तार परियोजना पर तुरंत रोक लगाई जाए। पेशा और वनाधिकार कानूनों का उल्लंघन कर चलाई जा रही सभी खनन परियोजनाओं को निलंबित किया जाए और दोषी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीबीए ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी मांग केवल तत्काल रोक और कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इस आंदोलन में शामिल संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन और सरकार उचित कदम नहीं उठाते हैं तो शांतिपूर्ण विरोध और जन आंदोलन के माध्यम से आदिवासियों के हक की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। कोटा विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आज किसानों का गुस्सा खुलकर फूटा। दारसागर समिति में धान खरीदी केंद्र प्रारंभ न होने से नाराज ग्रामीणों ने विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध जताया और ज्ञापन सौंपा। पूरा मामला सेवा सहकारी समिति दारसागर के अंतर्गत आने वाले 6 ग्राम पंचायत व 15 गांवों से जुड़ा हुआ है। इन गांवों के किसानों को अपने ही क्षेत्र में खरीदी केंद्र न होने की वजह से लगभग 20 किलोमीटर दूर बेलगहना मंडी जाना पड़ रहा है। बेलगहना पहले से ही 25 गांवों का भार संभाल रहा है, जहां हर साल 1,25,000 क्विंटल से अधिक धान खरीदी होती है। ऐसे में दारसागर क्षेत्र में किसानों के लिए टोकन लेना, धान लेकर पहुंचना और देर तक तौलाइयों के लिए लाइन में खड़े रहना किसी बड़ी पीड़ा से कम नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि इस अव्यवस्था की वजह से उन्हें मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों प्रकार की क्षति झेलनी पड़ रही है। किसान साफ कहते हैं कि वे किसी भी हाल में बेलगहना मंडी में धान बेचने नहीं जाना चाहते। विधायक अटल श्रीवास्तव ने कलेक्टर से मुलाकात कर इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण दारसागर केंद्र शुरू नहीं हुआ है और किसान रोजाना परेशान हो रहे हैं। अटल श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि जहां सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात करती है, वहीं उनके क्षेत्र के कुल केंद्रों में अभी भी केवल 14 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही वन भूमि में खेती करने वाले किसानों के लिए अब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। बेलगहना धान खरीदी केंद्र में, जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया, लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के किसान वहाँ पर धान खरीदी, और जहाँ धान के खरीदी केंद्र है वो बहुत सकरा बस्ती से 20 के होकर जाने वाला रास्ता है। पिछले बार भी ये मांग उठी थी कि दारसागर में 6 गाँवों के लिए अलग धान केंद्र खोला जाए। इस बार सोसाइटी का पंजीयन हो गया है, उसका नंबर आ गया और इस बार 17 दिन हो गए, अभी तक 6 गाँव के किसानों ने अभी तक धान 6 पंचायत के किसानों ने अभी तक धान नहीं बेचा है, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि धान केंद्र खुल जाएगा।
केवल यहाँ पर पेपर की जगलरी में रुका हुआ है कि परमिशन ऊपर से आएगी कि नीचे से आएगी। इसी में आज पूरे किसान मिलने आए थे कि वहाँ पर जल्दी केंद्र खोला जाए, क्योंकि जिस जगह अभी केंद्र है वहाँ पर धान को ले जाना या धान का अभी तक टोकन भी नहीं मिला है किसानों को। उस सोसाइटी वाला टोकन भी नहीं दे रहा है कि आपकी सोसाइटी अलग हो गई है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति थी। अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात किए हैं कि जल्दी से जल्दी बोले हैं कि आज ही मैं कोशिश करूंगा कि आज ही उसका परमिशन ऊपर रायपुर से आ जाए, ताकि वहाँ कल से धान खरीदी शुरू हो सके। ये प्रदेश भर में इस तरीके की स्थितियाँ देखने को मिल रही है अटल जी। बहुत सारी परेशानियां हैं। एक तो धान खरीदी केंद्र में धान ढंग से तुलाया नहीं जा रहा। दूसरा, जो हमारे किसान हैं, किसी के किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन, उसकी 1 एकड़ ज़मीन चढ़ी हुई है। ऐसा बहुत सारे शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी आई है कि केंदा और भिलगेना क्षेत्र में और कोटा क्षेत्र में इन्होंने एक रिपोर्ट दे दिया है धान खरीद केंद्र के प्रबंधक को कि इस धान केंद्र में 1 एकड़ में 14 एकड़ से ज़्यादा 14 क्विंटल से ज़्यादा धान नहीं खरीदना है, किसी में 15, किसी में 16। तो एक आरईओ कैसे डिसाइड कर सकता है कि किसी 1 एकड़ के खेत में 14 क्विंटल धान होगी, जब आप 21 क्विंटल लेने का आपने किसानों से वादा किया है। किसान अगर अपनी मेहनत से उपार्जन को बढ़ाता है, 21 क्विंटल करता है, तो इस तरीके के तुगलकी आदेश देना केवल पर्टिकुलर एक एरिया के लिए कि यहाँ पर नहीं होगा, इसका भी किसानों में बहुत जमकर विरोध है कि किसान का जितना उत्पादन हुआ उतना धान आपको खरीदना पड़ेगा। आपके जो सिस्टम है, मैं अपना खेत अलग बोता हूँ, मेरे बाजू वाला किसान अपने ढंग से बोता है, मेरे में उत्पादन ज़्यादा हुआ तो मैं ज़्यादा बेचूंगा, उसके में उत्पादन कम हुआ तो कम बेचेगा। इस तरीके के कई तुगलकी आदेश घूम रहे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है वो आदेश हो रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हो रहे हैं। वन भूमि में जो किसान खेती करते थे, पिछले बार हमारी सरकार, जब भूपेश बघेल की सरकार थी, तो उनको ये कहा था कि भूमिहीन किसान जो वन भूमि में खेती करते हैं उनको भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा, उनका धान खरीदा जाएगा। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बनी है, क्योंकि मेरा पूरा क्षेत्र वन भूमि में है और वहाँ के बहुत सारे किसान वहाँ पर खेती करते हैं। उनके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई कि उनका धान कैसे खरीदा जाएगा, कब खरीदा जाएगा और क्या सिस्टम होगा। तो आगे चल के इसके लिए कुछ वो करेंगे? देखिए, आक्रोश तो धीरे धीरे बढ़ रहा है किसानों में, और हम लोग देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि संभलता रहे। नहीं संभलेगा तो फिर सड़कों पर आकर आंदोलन किया जाएगा। दिक्कत तो जो 6 ग्राम पंचायत है, जिसमें लगभग 15 ग्रामें हैं, और जो राशन सोसाइटी जो खुला था, हमको पिछले साल से भी सपना दिखाया गया है कि दार सागर सोसाइटी में धान खरीदी किया जाएगा, और उसमें शासन द्वारा कई प्रकार के काम हो जाएगी, जैसे फेंसिंग है, जगह है, साफ़ सफाई है। सारे किसान लोग उत्सुक थे कि हमारे गांव के लोग भी हमारे नज़दीक में हम लोग धान का विक्रय करेंगे, और इस बार भी हमको वही देखने को मिल रहा है। हम लोग आशा में थे कि इतने दिन तक कि हमारा धान विक्रय दार सागर पंजीयन में बेचेंगे करके, लेकिन आज 17 दिवस हो गया शासन धान खरीद रही है, लेकिन अभी तक हमारे 6 ग्राम पंचायत के एक भी किसान ने टोकन काटकर अपना विक्रय नहीं किया है। और आशा है कि आने वाले समय में खुलेगा। कब तक रास्ता देखें। कौन कौन से पंचायत उसमें ग्राम पंचायत है पंडरापत्र है, ग्राम पंचायत मझवानी है, ग्राम पंचायत रतखंडी है, ग्राम पंचायत दाल सागर है, और ग्राम पंचायत आमामुड़ा है। ये 6 ग्राम पंचायत, जिसके अंतर्गत में 15 ग्राम है जिनके सभी किसानों को धान बेचना है। लगभग उसमें 2000 के आसपास किसान हैं। लगभग 123 मीट्रिक टन का धान वहाँ पे खरीदी होना है। रामचंद्र गंधर्व, भूतपूर्व सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत पंडरापत्र। रायगढ़ रेलवे स्टेशन के आरपीएफ थाने में हुई गोलीकांड की घटना ने पूरे स्टेशन परिसर को दहला दिया है। करीब सुबह 4 बजे प्रधान आरक्षक ने अपने ही करीबी साथी और लंबे समय से साथ में ड्यूटी कर रहे प्रधान आरक्षक पी मिश्रा की सर्विस पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक प्रधान आरक्षक पी मिश्रा बीती रात 10 बजे किरोड़ीमल रेलवे लाइन की ड्यूटी पर गए थे। ड्यूटी खत्म कर वे सुबह करीब 4 बजे आरपीएफ थाने लौटे। थाने में मौजूद उनके पुराने साथी और समान बैच में भर्ती हुए प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लदेर से किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। विवाद इतना तीखा हो गया कि कुमार सिंह ने अपनी 9mm पिस्टल निकालकर पी मिश्रा के सिर पर 4 राउंड फायर कर दिए। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपी प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लदेर को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया जांच में दोनों के बीच किसी प्रकार की पुरानी रंजिश का मामला सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि अचानक हुए किसी विवाद ने इतनी बड़ी वारदात का रूप ले लिया। आरपीएफ टीम पूरे मामले की गहन जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके। घटना तो आप लोगों को मुझे लगता है सारा पता ही चल गया होगा। जो घटना हुआ कि एक बहुत ही सीरियस घटना है, उसको तो आप देख ही रहे होंगे, सबको पता ही होगा। अभी इसमें ज़्यादा तफ्तीश नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है सर विवाद का?
विवाद का भी उतना क्लियर कट अभी नहीं पता चला, हमने बातचीत किए थे, उससे कुछ एकदम हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि किस वजह से घटना हुआ है। कितना राउंड में फायरिंग हुआ होगा कुछ? राउंड का 4 पता चल रहा है। कहाँ कहाँ गोली मारी सर? ये ऊपर पे पड़ा है। सर कितने बजे के आसपास की घटना है ये मुझे लगता है 4 बजे के आसपास, सवेरे 4 सवेरे 4 हाँ, बजे? हाँ। सर क्या कुछ मतलब क्या पुराना कुछ विवाद समझ में आ नहीं, रहा ये है? विवादवाद नहीं है। लोग जो मैं बात किया हूँ या हम लोग जो भी बात किए हैं उससे पता नहीं चला है कुछ इस तरह की विवादवाद रही है। जी सर जिस भाई ने गोली मारी इसका नाम बता पाएंगे? वो तो नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो भी है। अरेस्ट हो गए हैं सर? हाँ वो तो अरेस्टेड ही यहीं पे है, कोई इशू नहीं। जी कौन से हथियार से मारे? पिस्टल से है, जांच की जा रही है। जाँच की जा रही है। सर पिस्टल यहीं खाई? जी पोस्ट कही। कितने राउंड और कितना राउंड वगैरह कुछ चला है इसमें? जी कितना राउंड मारा है कुछ पता चला? 4 बताया ना, 4 का पता चल रहा है हम लोग। थैंक यू। ड्यूटी में उसमें और भी कोई थे सर? ड्यूटी में बस वही था, ड्यूटी में वो भी था, दोनों ड्यूटी में थे। और कोई अन्य स्टाफ? बाकी और भी स्टाफ लोग जो भी सर हैं स्टेशन में ही मारा गया है कि? नहीं, यही का घटना है। स्टेशन में? हाँ, इससे यही का घटना है। पेंड्रा रोड के पास स्थित केंदा घाटी में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मरवाही से बिलासपुर की ओर आ रही दीप ट्रेवल्स की यात्री बस एक खतरनाक मोड़ पर अचानक अनियंत्रित हो गई। तेज फिसलन, जर्जर सड़क और निर्माण कार्य के कारण बस कंक्रीट वॉल से टकराकर सड़क किनारे पेड़ के सहारे लटकते हुए पलट गई। बस के ठीक बाजू में लगभग 40 फीट गहरी खाई थी, जिससे यात्रियों की जान पर भारी संकट मंडराने लगा। लेकिन बस पेड़ पर अटक जाने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस दुर्घटना में ग्राम केंदा सेमरी निवासी 20 वर्षीय यशपाल कंवर की मौत हो गई, जबकि 5 यात्री घायल हो गए। इनमें से एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के समय बस में कुल 22 यात्री सवार थे। बस के अचानक झुकने से सभी यात्री एक तरफ गिर पड़े और कुछ देर तक बस 2 पहियों पर लटकती रही। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के तुरंत बाद ड्राइवर बस से कूदकर फरार हो गया। डरे सहमे यात्रियों ने एक दूसरे की मदद से बस से बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति और रात में कम विजिबिलिटी के कारण इस मोड़ पर दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हादसे के बाद कोटा थाना अंतर्गत बेलगहना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। कल पेंड्रा से बिलासपुर आ रही बस जो कि केंदा घाटी में बंजारी घाट के पास जो मोड़ है वहां पर अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई और वहां से बस पलट जाने से उसमें लगभग 22 यात्री जो बैठे हुए थे उसमें से 4-5 लोगों को मामूली चोटें आई, लेकिन एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई थी जिसको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रतनपुर CSC पहुंचते समय उसकी मृत्यु हो गई। उसमें प्रकरण में मर्ग जो है कायम किया जा चुका है। अभी प्रकरण में अपराध भी पंजीबद्ध किया जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी की जा रही है। महासमुंद के बसना ब्लॉक के ग्राम गढ़फुलझर में सतनामी समाज द्वारा गुरु ज्ञान प्रकाश पर्व एवं संत समागम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, मंत्री दयालदास बघेल तथा बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल उपस्थित रहे। पूरे गांव में गुरु परंपरा और सतनामी संस्कृति की आस्था साफ झलक रही थी। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने जौड़ा जैत खान में ध्वज चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि सतनामी समाज हमेशा से मन के एक समान के सिद्धांत पर चलता आया है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु घासीदास बाबा ने समानता, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है और समाज को उसी मार्ग पर चलना चाहिए। खुशवंत साहिब ने सभी को गुरु ज्ञान प्रकाश पर्व की बधाई दी। धर्मांतरण के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि सतनामी समाज एक योद्धा समाज रहा है जिसने इतिहास में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। ऐसे समाज में लोगों को छोटे छोटे लालच में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज का कोई भी व्यक्ति बहकावे में आकर धर्मांतरण न करे। नहीं हुआ और साथ ही साथ सबको सरकारी नौकरी दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए प्राइवेट नौकरी भी मिल सके, उद्योग आप लगा सकें, इसकी भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा की जा रही है, जिसमें लगभग 7.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को मिल चुकी है। इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट्रीज हैं, ऐसे कंपनी जिसका भूमि पूजन भी हो गया है। तो निश्चित ही आप सब अच्छे से पढ़ें और अच्छे से ज्ञान अर्जित करें और ऐसे सभी अच्छे से अच्छे स्थान में आप सब पहुँचें। मेला कमेटी में गुरुजी आपका सौभाग्य? देखिए, मेला में प्रथम बार आने का सौभाग्य मिला और इस मेला में आने के बाद बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत खुशी लगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए संदेश उपदेश में चलने वाले इतने लोग हैं और बाबा जी के बताए हुए रास्ते को, मार्ग को
जन जन तक पहुंचाने का काम इस मेला के माध्यम से लोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं मेला कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और एक समरसता का भाव हम सबको लेके चलना है और सर्व मानव समाज का कल्याण करने का काम हम सबको करना है। गुरु प्रकाश पर्व के इस अवसर में आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज ग्राम फुलझड़ में उपस्थित होकर के गुरु प्रकाश पर्व के इस अवसर में गुरु दर्शन और गुरुवाणी सुनकर के आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और जोड़ा जैत खाम बाबा गुरु घासीदास जी के जैत खाम के पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और यहाँ एक देखने को मिला, समाज में एक उत्साह देखने को मिला है। और दूसरा समाज में यह भी देखने को मिला कि सर्व समाज मिल करके, जैसे आज मंच में सब समाज मिल करके इस पर्व में उपस्थित हुए थे, सब सर्व समाज मिल करके एक गुरु पर्व में उपस्थित हुए और सब मिल करके एक भव्य रूप से गुरु दर्शन और गुरु पर्व के कार्यक्रम को सफल बनाए। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में कलेक्टर भी था, ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है। किसी एक आध के कहीं रकबा छूट गया है तो वहीं के वहीं सुधर रहा है। कलेक्टर बोला भी है, सबको भी बोला है। और ऐसा शिकायत मैं जहाँ जहाँ खरीदी केंद्र में जा रहा हूँ ऐसा शिकायत नहीं मिला है। इसका गलत है वो भी तत्काल सुधार हो रहा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जहाँ भी धान खरीदी केंद्र में किसानों से रूबरू होकर के मिला हूँ और धान खरीदी में, धान बेचने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में। आज का कार्यक्रम गढ़फुलझर की पवित्र भूमि में जोड़ा जैत खम के समक्ष बसंत समागम मेला प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसमें कि समाज के गुरु और हमारे कैबिनेट मंत्री गुरु बालदास साहेब, हमारे कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल जी और अन्य समाज के और नामी समाज के बहुत सारे धर्म गुरु और सबकी उपस्थिति में जो धूमधाम से और समरसता का भाव देखा गया, मन के एक समान का भाव देखा गया, उसके लिए मैं सभी समाज के लोगों को, मेरे विधानसभा के सभी जितने यहाँ उपस्थित थे, सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। और सबके लिए मेरा यही संदेश है कि इस टाइप के जो भी पर्व होता है किसी भी समाज का, हम लोग को सबको एकता और भाईचारे के साथ में मिलजुल के मनाना चाहिए। और दिसंबर के जो पवित्र महीने में सतनामी समाज के भाई बहनों को हृदय से बधाई देता हूँ और बाबा गुरु घासीदास से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी हो और सब लोग सद्मार्ग में चलें और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलें। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम जोंधरा के 16 वर्षीय नाबालिग गौरव केवट की करंट लगने से मौत हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है और न ही आरोपी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार गौरव केवट अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वो मुनल्ली लाल पाड़े के खेत की ओर चला गया, जहां खेत की बाउंड्री में अवैध बिजली कनेक्शन से करंट प्रवाहित किया गया था। करंट की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मुनल्ली लाल पाड़े अवैध ईंट भट्टा संचालित करता है और उसी के लिए उसने खेत में अवैध बिजली कनेक्शन लेकर बाउंड्री पर करंट छोड़ रखा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के बाद से 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन पचपेड़ी पुलिस न तो परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रही है और न ही आरोपी के खिलाफ किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई कर रही है। परिजनों का आरोप है कि वे लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ घुमाया जा रहा है। इसी लापरवाही और न्याय न मिलने की स्थिति में मृतक के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई। जी, अब पिछले 2 महीने पर, अब 4 तारीख आएगा, 2 महीने हो जाएगा। शिकायत ये है कि मुन्नी लाल पाड़े करके अवैध भट्टा चला रहे हैं जोंधरा में। तो वो लोग अपने खेती की बाउंड्री में ना झटका तार लगा रखे हैं, जिसमें अवैध कनेक्शन लेके बिजली का तार लगा रखे थे। वो उसमें ना मेरा भांजा चिपक कर ख़त्म हो गया। तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम लोगों को नहीं मिला है पुलिस चौकी से, और ना ही कोई FIR हुआ है और ना ही कोई कार्रवाई हो रहा है। आप लोगों ने शिकायत करी? हाँ, कर चुके हैं कई बार। कभी जाते हैं तो कभी बोलते हैं यहाँ के जो करता धरता वहाँ के जो हैं मुंसून सी वो नहीं है, कभी ये नहीं है, ऐसा करके बस बात घुमा रहे हैं टाल मटोल कर। FIR किए तो वहाँ FIR लिख ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के आने के बाद ही जो भी सुपुर्द जो भी कार्रवाई करना है वो हम करेंगे, बोलते हैं चौकी वाले। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उचित न्याय मिले हमें,
उचित कार्रवाई हो, यही चाहते हैं। वहाँ नहीं सुनाई हुआ, इसलिए हमने एसपी से आए हैं, यहाँ निवेदन कर रहे हैं। कैसे सर बोले कि सीधा वहीं जाओ, उन्होंने अपना 10 साइन करके दे दिए हैं। बिलासपुर के प्रसाद नगर में मंगलवार देर रात पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अमित यादव गंभीर रूप से घायल हो गया जब विवाद के दौरान चाकू उसके हाथ में लग गया। बताया गया कि झगड़ा अमित के छोटे भाई और अन्य युवकों के बीच हुआ। अमित बीच बचाव के लिए सामने आया, लेकिन नशे की हालत में छोटे भाई के हाथ से चाकू निकलकर उसे लग गया। परिजन तुरंत उसे सिम्स अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे उपचार के बाद उसकी स्थिति स्थिर बताई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि झगड़ा पारिवारिक कारणों और नशे के प्रभाव में हुआ। पुलिस छोटे भाई और अन्य आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आवश्यकता अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ऐसा संबल परिवार वालों को दिया है। आपका नाम क्या है? अमित। पिताजी का नाम? सीताराम यादव सरवास। क्या घटना हुआ था आपके साथ? लड़ाई हो रहा तो छुड़ाने गया था तो चाकू पड़ गया। कौन मारा था चाकू? वो छोटा भाई के हाथ से लग गया। तो काहे के लिए झगड़ा हो रहा था? नशा में लड़ाई हो रहा था। बताएंगे कहाँ झगड़ा हुआ है, कैसे हुआ है? घर में हुआ है, दूसरे साथ हो रहे थे लड़ाई, तो उसको छुड़ाने भाई को छुड़ा रहे थे तो क्या नाम है इनका? अनिल कुमार यादव। और पिताजी का नाम? मेरा पिताजी का नाम? स्वर्गीय दाऊद यादव। कितने साल के हैं? 28 साल। घटना कहाँ हुई है? परसदा में हुई है। इनके भाई क्या नाम है? शुभम यादव। कहाँ पारिवारिक झगड़ा था कुछ? हाँ, घर में आपसे विवाद। तो दारू पिया था? जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा? नहीं, ऐसे ही हुआ है। अच्छा, इनके साथ हुआ है? हाँ। अभी कहाँ है वो? घर में है वो। अपना नाम बता देंगे आप? भारती यादव। पत्नी? हाँ। भिलाई के मैत्री बाग चिड़ियाघर से शनिवार की सुबह एक दुखद खबर आई। चिड़ियाघर की प्रमुख सफेद बाघिन जया की अचानक मौत हो गई। जया चिड़ियाघर का आकर्षण होने के साथ साथ सफेद बाघ संरक्षण कार्यक्रम की महत्वपूर्ण सदस्य भी थी। घटना के बाद वन विभाग ने शासकीय पशु चिकित्सक और विशेषज्ञ टीम से पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट में पाया गया कि जया का आमाशय फट गया था, जिससे भीषण आंतरिक रक्तस्राव हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। जया को 1.5 साल पहले रायपुर जंगल सफारी से मैत्री बाग लाया गया था। जया के जाने से अब परिसर में केवल 5 सफेद बाघ बचे हैं। वन विभाग ने कहा कि मौत के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी और चिड़ियाघर कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे और जया का दाह संस्कार कर मैत्री बाग परिसर में सबने शोक व्यक्त किया। इस घटना से मैत्री बाग परिवार, वन विभाग और शहर में शोक का माहौल है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।